बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन कमरों में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लू चल रही थी। एक जन्नातेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसका गाल तिमतमा गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद की। मेरे खुदा, कैसी शदीद लू चल रही है, उसने सोचा और फिर वापस अपने बिस्तर पर ढेर हो गई। दीवार पर लगी हुई घड़ी पर नजर पड़ी तो 2 बज रहे थे। उसे ठीक 4 बजे बावर्ची खाने की तरफ जाना था। शाम की चाय ठीक 5 बजे लगती थी। गोया अभी आराम करने के लिए 2 घंटे का वक्त था। ये वक्त भी उसे शदीद गर्मी की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उलझा देते। उस वक्त भी कोई काम उसके सपोर्ट किया जा सकता था। कुछ ना सही तो चाची अम्मा के पाँव ही दबाने होते, लेकिन इस वक्त अगर चाची अम्मा इससे पाँव दबवाती तो उसे भी एयर कंडीशन कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी, और ये बात किसी और को गवारा नहीं थी। उसने एक गहरी सांस ली और निगाह आईने पर जा पड़ी तो देखकर बेबसी से मुस्कुरा दी। अभी तक उसके गालों पर सुर्खी छाई हुई थी। गालिबन ये गर्मी की वजह से हुआ था। दिन रात की घुटन और लोगों के ताने बेइज्जती उसका मुकद्दर बन चुके थे, लेकिन हुस्न जवानी थी कि फूटी पड़ रही थी। अल्लाह ताला ने उसकी तमाम महरूमियों की कसर उसे तौबा शिकन हुस्न देकर पूरी कर दी थी। लेकिन किस काम का ये हुस्न जो हर वक्त मलामत का शिकार बना रहता था। चाची अम्मा का बस नहीं था, वरना जहर देकर उसे हिलाक कर दें। उस बेचारी ने तो साबुन से मुंह धोना भी छोड़ दिया था। उसका बस नहीं चलता था कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। वो अक्सर जब आईने में अपने आप को देखती तो उसे खुद पर रश्क भी आता। वो थी ही इतनी हसीन और जमील, जो भी देखता था बस देखता रह जाता था। जाने कब तक आईने में खड़ी वो अपने हुस्न का खिराज वसूल करती रही। फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर पर गिर पड़ी। 12 साल की उम्र थी जब माँ और बाप कार हादसे का शिकार हो गए। वो खुद स्कूल में थी। जब उसे हादसे की इत्ला मिली तो वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन के बाद उसे होश आया था। दादी अम्मा उसे बेटे की निशानी समझकर गले से लगाकर ले आई थी, लेकिन चची उसे अजाब की निशानी समझती थी। अब तो मुस्तकिल अजाब बन रही थी। बहरहाल दादी की जिंदगी में तो उनकी ना चल सकी, लेकिन दादी की आंख बंद होते ही उसके लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो गए। दादी के अलावा घर का हर फर्द उससे नफरत करता था। चाचा जान तो बीवी के गुलाम थे। भाई की निशानी पर कभी रहम आ भी जाता तो चाची जान के कहर की वजह से खामोश रहते थे। चाचा जान की बहन शाजी भी उनके साथ ही रहती थी। बेवा और ला औलाद थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दोनों मर्तबे उनकी फितरत को सामने बनाकर ही रखे थे। बला की जल्लाद और कीना परवर खातून थी। खास तौर पर मुकद्दस उनके अताब का शिकार रहती, बल्कि चची से ज्यादा तो चचा की ये बहन उसके लिए कहर का बाइस बनी हुई थी। आयशा और बतूल तो बचपन में उसके साथ ठीक ही रही थी, लेकिन जब जवानी आई तो मुकद्दस के मुकाबले में उसका हुस्न देखकर उससे बुरी तरह जेलस होने लगती थी। इन दोनों के दिलों में मुकद्दस के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वो कीमती लिबास लेबतन करके, महंगा बनाव सिंगार करके भी उसके सामने कुछ भी नहीं लगती थी। वो घर के मामूली से जोड़े में भी कयामत ढहाती थी। जब भी किसी तकरीब में ये तीनों बहनें जाती तो सब लोगों की नजरें मुकद्दस पर ही जम जाती थीं। उन्हें इस बात का अंदाजा अच्छी तरह हो चुका था। चुनाचा घर की तकारीब में मुकद्दस का मुकम्मल बायकाट कर दिया गया। बहरहाल वो कौन सी हकारत थी जो उसके नसीब में नहीं थी। वो हर अजाब को खामोशी से झेल रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बहार न थी। उसे मालूम नहीं था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर बैठी वो इन्हीं ख्यालात में न जाने कब तक खोई रही। उस दीवार के साथ लगी हुई घड़ी ने 3 बजाए और वो ख्यालात के भंवर से निकल आई। अभी तो 1 घंटा बाकी है। अगर लेट गई तो शायद नींद आ जाए, और ये नींद उसके लिए कयामत होती। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका दिल घबराने लगा था। बाहर भी सख्त गर्मी थी, वरना वो बाग में चली जाती। कभी कभी सोचती, काश मैं थोड़े दिन के लिए बीमार हो जाऊं, शायद मुझे इस काम से छुटकारा मिल जाए।
कभी सोचती काश मुझे मौत आ जाए, कौन सी कीमती जिंदगी है जो किसी को तकलीफ होगी। उसने सोचा और ये सोच इस कदर शदीद हुई कि वो कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। हालांकि बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन कमरे में भी नहीं जाया जा रहा था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और राहदारी से निकलकर सदर दरवाजे पर आ गई। सदर दरवाजे के बाहर धूप का राज था। वो सदर दरवाजे से भी बाहर निकल आई। दर हकीकत आग बरस रही थी, घास जर्द हो रही थी। अलबत्ता बरगद का सायादार दरख्त झूम रहा था, जिसके नीचे माली की चारपाई बची हुई थी। माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। तमाम मुलाजमों के क्वार्टरों के दरवाजे बंद थे। कुछ मुलाजिम जो ड्यूटी पर थे अंदर थे और बाकी अपने क्वार्टरों में आराम कर रहे थे। वो तेज कदमों से दरख्त की तरफ बढ़ गई। बरगद का दरख्त बेहद खुशगवार था। उसने तमाम धूप और लू अपने अंदर जज़ब करके नीचे ठंडी छांव और हवा बिखेर दी थी। कितना रहमदिल है ये बरगद का दरख्त, खुद धूप में जलता है और दूसरों को छांव देता है। उसने सोचा तो उसके दिल से एक ठंडी आग निकल गई। माली की चारपाई पर पांव लटकाकर वो बैठ गई। बरगद के दरख्त के पत्ते लोहे से हिलकर एक दिलकश नगमा बिखेर रहे थे। वो इस नगमे में गुम हो गई थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल गई थी। यहाँ कोई भी ना था, वीरानी जो उसका मुकद्दर थी। लेकिन नहीं, बरगद का वो हमदर्द दरख्त शायद उसका दोस्त था। वो उसे गीत सुना रहा था। उसकी निगाह एक चमकदार नुक्ते पर जम गई। वो जहन न जाने किन किन ख्यालात का मंच बन गया। थोड़ी देर गुजर गई। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो चौंक पड़ी। उसने मुड़कर देखा और एक साया सा उसके सर से गुजर गया, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। उसने दाएं बाएं देखा, कदमों की चाप कैसी थी। मुमकिन है कोई गुलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर दरख्त पर चढ़ गई हो। उसने सोचा और फिर पुरसुकून हो गई। जाहिर है इस गर्म दोपहर में सब इस जैसे दीवाने तो नहीं बन सकते। लेकिन वो साया, ओहो, मैं भी एकदम पागल हूँ। वो साया तो शायद मेरा अपना ही हुआ हो जो मुड़ने से पड़ा होगा। उसने अपने जहन से ख्याल निकाल दिया और फिर उसी चमकदार नुक्ते को तलाश करने लगी जो बरगद की जड़ में था। इस बार वो बेख्याल ना हो सकी। वो चमकदार चीज क्या है जिसे वो बहुत देर से देख रही थी, लेकिन उसके बारे में उसने अभी तक सोचा नहीं था। एक सफेद सी चमकदार चीज। वो चारपाई से उठकर उस तरफ बढ़ गई। उसने बरगद की जड़ से वो दूधिया रंगत का खूबसूरत पत्थर उठा लिया जो दिल की शक्ल में तराशा हुआ था। उसके कुछ हिस्सों पर मिट्टी लगी हुई थी। उसने उस मिट्टी को दुपट्टे से साफ कर लिया। कैसा खूबसूरत पत्थर है, न जाने कहाँ से आया। कीमती भी मालूम होता है। मुमकिन है कि किसी जेवर से निकल गया हो, लेकिन इस दरख्त के नीचे ये कैसे आया? और फिर इसकी तराश भी वैसी नहीं थी। ये पत्थर कहीं से भी आम पत्थर मालूम नहीं हो सकता था। काफी पुराने जमाने का मालूम होता था। वो पत्थर को हथेली पर रखकर देखने लगी। बिलाशुबा वो बेहद हसीन और जाजिब नजर है। वो उसे बेहद पसंद आया तो उसने अपने पास रखा। सोचा कि अगर किसी और का होगा तो वापस कर देगी। इस ख्याल के तहत उसने उसे मुट्ठी में दबाया और चारपाई पर आ बैठी। चारपाई पर बैठने के बाद भी काफी देर तक वो उस पत्थर को घूरती रही। मुमकिन है ये पत्थर प्लास्टिक का हो, लेकिन फिर सर झटक कर सोचने लगी कि अगर ये पत्थर प्लास्टिक का होता तो इतना वजनी न होता। कुछ भी हो, अब वो इसका अपना है। उसने इसे अपने पास रख लिया। उसे अपने कानों में एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, शुक्रिया। अब एक बार वो फिर उछल पड़ी। इस बार उसके कानों ने धोखा नहीं खाया था। जरूर किसी अजनबी की आवाज थी जिसने शुक्रिया का लफ्ज अदा किया था। वो बदहवासी से खड़ी हो गई कि कौन है। उसे फिर वो चुपचाप साया याद आ गया। उसने बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा, लेकिन यहाँ तो गर्मी की शिद्दत, धूप और वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं था। मुमकिन है कोई ऊपर दरख्त पर छुपा हो, उसे परेशान कर रहा हो, लेकिन दरख्त के पत्ते सुनसान थे। ऊपर तक दरख्त साफ था। उसे कुछ खौफ सा महसूस होने लगा। वो चारपाई से उठ खड़ी हुई। वो पत्थर अब भी उसकी मुट्ठी में मौजूद था। वो तेज तेज कदमों से सदर दरवाजे की तरफ चल पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। अजीब बात थी, उसे अपने कानों पर भरोसा था। उसे वाज़िया तौर पर शुक्रिया के अल्फाज सुनाई दिए थे। वो काफी देर तक उस आवाज से मुतासिर होती रही।
پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی، 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسیری کی سائیڈ پر رکھ دیا، باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کو ایک دم تر و تازہ بنا دیا تھا۔ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر کمرے میں نکل آئی۔ پورے 4 بج رہے تھے۔ اسے کچن میں بھی دوپہر والا عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں فرمائشوں کی فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے پر سارے گھر والوں کے لیے اس نے بنانے تھے۔ اس نے سب کچھ تیار کیا اور سارے لوازمات ایک خوبصورت ٹرالی میں رکھ دیے۔ شازی خالہ کی ٹری کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکہے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ ہنسنا بند کر کے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی آمد انہیں بہت ہی ناگوار گزری ہو۔ گرمی سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل درست کی اور سب کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ چائے پیالیوں میں انڈیل رہی تھی تو اس کی خالہ نے طنزیہ انداز میں کہا، حیرت ہے اس قدر گرمی میں بھی تم میک اپ کرنا نہیں بھولتی۔ شاید خالہ نے اس کے گلابی گالوں کی وجہ سے اسے یہ طعنہ مارا تھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، شاید اس کا رنگ ہی ایسا تھا۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہیں نکال سکتی۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، خالہ نے اپنے بھائی کی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل آئی تھی، ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ شام ہوئی اور پھر رات کو وہ سب کچھ بھول گئی۔ برگد کے درخت سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 11 بجے سب کے سب خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ وہ سوچنے لگی، وہ ان سب لوگوں سے اچھی اور باوقار لگتی ہے، شاید اسی لیے وہ لوگ اس سے اس قدر جلتے تھے۔ اس کا سادہ سا لباس بھی ان کے قیمتی کپڑوں سے کہیں خوبصورت لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا خود کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ خوب سجے سنورے۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا، غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرد رنگ کے جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اس کے کانوں نے ایک آواز سنی، چشمے بد دور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ اس نے مسیری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز۔ پھر اس نے اسے وہم سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی ہی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیا اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال دل میں آ گیا۔ اس نے سائیڈ دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ در حقیقت وہ چمک اٹھا تھا، مگر جو ہی وہ پتھر چمکا تھا، کمرے کی کھڑکی میں 3-4 پرندے آ بیٹھے تھے۔ وہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ مقدس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو ایک روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مقدس، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تمہیں ہم سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہماری شکلوں سے خوف نہ کھاؤ، کاش ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتے تو تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتی۔ ارے کیا یہ خواب ہے؟ مقدس نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی حیولے اس کے سامنے تھے۔
ان کی शक्लें भयानक जरूर थी मगर लहजा बेहद नरम था। तुम कौन हो? उसने हिम्मत करके पूछा। हम तुम्हारे खादिम हैं, हमें हुक्म दो कि हम क्या करें। हम तुम्हारे लिए हर काम कर सकते हैं, मगर तुम मेरे गुलाम कैसे बन गए? वो हिम्मत करके बोली, ये बताने की हमें इजाजत नहीं है। वक्त पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। कोई तुम्हें इस तरह भी नहीं देख सकेगा। किसी की हकारत की नजर अब तुम पर नहीं पड़ेगी। हम तीनों को तुम्हारी खिदमत पर मामूर कर दिया गया है। मुकद्दस खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगी। वो तीनों अदब से उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। अगर कोई काम नहीं है तो हमें इजाजत दीजिए। क्या हम जा सकते हैं? हाँ हाँ, खुदा के लिए तुम जाओ, हम हाजिर होते रहेंगे। अगर आप हमसे खौफ खाती हैं तो आपको तकलीफ होगी। आप दिल से ये खौफ निकाल दें। और हाँ, हमारे जाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। यकीनन आप हमारे बारे में सोचती रहेंगी, इसलिए आप ये शरबत पी लें, आपको पुरसुकून नींद आएगी। उनमें से एक ने ऊपर हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में एक खूबसूरत शरबत का गिलास रख दिया जिसमें हल्के गुलाबी रंग का शरबत था। मुकद्दस यूं ही खौफसदा हो रही थी, लेकिन गिलास उसके बिल्कुल करीब था। दूध जैसे गाढ़े शरबत से नफीस खुशबू उठ रही थी। न जाने वो क्या था, लेकिन वो तीनों अब इसके करीब खड़े थे। उसने बादल नख्वास्ता शरबत उसके हाथ से लेकर मुंह से लगा लिया और फिर शरबत का गिलास उस वक्त हटा जब वो खत्म हो चुका था। उसने बिलाशुबा ऐसा जायका कभी महसूस नहीं किया था। एक लम्हे के लिए उसे ऐसे महसूस हुआ जैसा उसका जिस्म फूल की तरह हल्का हो गया हो, पूरे जिस्म की थकन गोया निचड़ गई हो। फिर उसकी आंखें पुरस्रार अंदाज में बंद होने लगीं और वो गहरी नींद सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो धूप का एक डब्बा उसकी मुसहरी के ऐन सामने दीवार पर मौजूद था। ये डब्बा ठीक 7:45 बजे यहाँ होता था। उसने बदहवासी से घड़ी की तरफ देखा। ठीक 8 बजे घर के तमाम अफराद नाश्ते की मेज पर मौजूद होते थे और उन्हें 8 बजे नाश्ता देना होता था। ये उसकी जिम्मेदारी थी। गोया सिर्फ 15 मिनट थे। उसके हाथ पांव फूल गए। आज जरूर मौत आ गई थी। 8 बजे नाश्ता ना मिला तो वो सब इसको खा जाते। वो बिजली की तरह मसहरी से उठ गई और इसके जिस्म पर वही कपड़े थे जो उसने रात को तब्दील किए थे। ये कपड़े भी वबाले जान थे, कीमती थे। इन्हें उतारने में 2-3 मिनट खर्च हो जाएंगे। बहरहाल अगर उन्होंने उसे इन कपड़ों में देखा तो मुसीबत आ जाएगी। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी, उल्टे सीधे छींटे बालों में मारे और फिर खुद को संवार कर बावर्ची खाने की तरफ चोरों की तरह दौड़ी ताकि कोई उसका रास्ता न देख ले। उसे अभी भी खाला के तानों से डर लग रहा था, मगर दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही उसके पांव जम गए थे। न जाने नाश्ता किसने तैयार किया था। तमाम नाश्ता तैयार था। चाय का पानी केतली पर खोल रहा था। हर चीज करीने से लगी हुई थी। या खुदाया, क्या घर वालों ने इसे सोता देखकर खुद नाश्ता तैयार किया था? अगर ये बात थी तो फिर तो और मुसीबत आ जाएगी। उसने भारी भारी कदम उठाए और चाय का पानी उतार लिया। उसने सारा नाश्ता ट्रॉली में सजाया और बावर्ची खाने से निकल आई। कमरे में बढ़ने लगी तो उसका अंदाज ऐसे था जैसे मुजरिम फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ता है। नाश्ते के कमरे में हस्बे मामूल सब मौजूद थे। वो नजरें झुकाए मेज के करीब पहुंची। सब खामोश थे जैसे कोई अहम बात हो गई हो। उसने नाश्ता मेज पर लगाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हीं कांपते हाथों के साथ उसने नाश्ता सर्व किया। किसी ने कुछ न कहा और लोग नाश्ते में मसरूफ हो गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने नजरें उठाकर उन सबके चेहरों पर देखा। क्या ये सब पागल हो गए हैं? अगर नहीं तो उन्होंने नाश्ते के बारे में क्यों नहीं पूछा और इसे बुरा भला क्यों नहीं कहा? लेकिन वो किसी के चेहरे पर ऐसे आसार ना देखकर चुप हो गई। अभी वो इस गनीमत पर सबकी शुक्रगुजार थी कि खाला ने फौरन शोर मचा दिया। अरे कमबख्त, आज चाय में चीनी फिर कम डाल दी। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा नमक भी मिला दिया करो। वो नमकदानी लेकर कुर्सी पर बैठी, लेकिन न जाने कैसे कुर्सी थोड़ी पीछे खिसक गई और खाला फौरी तौर पर नीचे गिरते गिरते बची। उन्होंने मेज की टाप पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाय की प्याली हाथ में आ गई। नतीजे में चाय की प्याली उनके हाथ पर गिर चुकी थी। उनकी चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया था। खोलती हुई चाय उनके चेहरे और सीने पर पड़ी थी। वो ज़िबा किए हुए कबूतर की तरह फड़फड़ा रही थी। सब लोग उन पर दौड़े आए। वो सब उसे डांटना भूलकर खाला को अस्पताल लेकर गए। उसका कोई कसूर भी नहीं था। खाला ने खुद ही नमकदानी उठाने की कोशिश की थी और गिर चुकी थी।
اسے خالہ کے غصے پر ہنسی آ رہی تھی۔ سچ ہے غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بھنبھناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے۔ وہ آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ سیدھی اور معصوم ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ انوکھے واقعات تو کچھ زیادہ ہی عجیب ہیں۔ آخر اس کے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والے پتھر پر شکریہ کا الفاظ بھی کافی عجیب تھے۔ وہ رات والا شربت کا گلاس اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، وہ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی چچی آ گئیں۔ اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دلی مراد پوری ہو گئی۔ تم تو چاہتی ہی یہی تھی نا کہ خالہ گر جائیں، تم تو ہم سب کو ذلیل کر کے ہی دم لوگی۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چچی بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی ہی رہیں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، ارے کمبخت دیکھ تو میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے، کس قدر تکلیف ہو رہی ہے مجھے اور تم یہاں خاموش کھڑی ہو۔ اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ سے کم نہیں تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، یہ تصور ہی ان کے لیے خوفناک ہوتا تھا۔ ابھی خالہ کی تیمارداری ہو ہی رہی تھی کہ چچی کی چیخیں پھر سنائی تیں۔ غالباً انہیں آرام نہیں آ رہا تھا۔ ارے بیگم کیا ہو گیا ہے؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی اماں پسینے میں شرابور تھیں، اکھڑے ہوئے سانسوں سے بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی۔ خدا اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھوں میں ڈال کر اس نے چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ویسے مقدس کی اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لے گئے جہاں پر خالہ تھی۔ مقدس کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ مقدس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے سے کیوں یقین ہونے لگا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کے تکلیف پہنچانے والوں کو بھی وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ یہ شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھیں۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ شازی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی دونوں کزنز آ گئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، مقدس تمہیں تو پتہ ہے خالہ کے مزاج کا، اگر تھوڑا سا چینی اور نمک ملا دیتی تو اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی۔ اچھا بیٹھو، تم بھی ناشتہ کر لو۔ نہیں میں کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرائے۔ اسے ان دونوں کی تبدیلی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو اسے کوئی وہم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے خوفزدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی غیر مرئی قوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ برائے مہربانی ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ میرے خدایا یہ کیا اصرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لینے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ اخلاقاً اسے خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ وہ فوراً خالہ کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ شازی خالہ کے چہرے پر ڈاکٹر نے مرہم لگایا ہوا تھا۔
उनका पूरा चेहरा जला हुआ था, अलबत्ता आंखें खुली हुई थी। उन्होंने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और बोली, अब जलने पर नमक छिड़कने आई हो? अब क्यों अपनी मनहूस शक्ल दिखा रही हो मुझे? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। खाला, मुझे अफसोस है, उसने भराए हुए अंदाज में कहा। आप खुद ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी। नमक बाद में भी डाला जा सकता था, और फिर मैं आपसे कह चुकी हूँ कि चाय में नमक ना पिया करें। साथ बैठी चची ने भी उनको मशवरा दिया। हाँ, गोया मेरी ही गलती थी। ठीक कहते हो तुम लोग, गोश्त से नाखून जुदा नहीं होते, सो तुम्हारी भतीजी है, मैं कौन हूँ? बीवी की बहन, टुकड़ों पर पलने वाली। खाला फौरन तस्वीर बहाने लगी। अरे आप तो बिला वजह बात का बतंगड़ बना देती हैं। चाचा जान घबरा कर बोले, ऐसी ही नागवारी सी गुजर रही है तो घर से हाथ पकड़कर निकाल दीजिए। लाडली के बारे में तो आपसे कुछ सुना ही नहीं जाता। जब वो चाय में नमक पीती है तो आखिर क्यों याद नहीं रखा उसने? चाची जान से बहन के आंसू बर्दाश्त न हो सके, वो उनकी हिमायत में बोल पड़ी। अरे छोड़ो, जाने भी दो, ये कमबख्त तो है ही जलाने के लिए। अभी खाला ने जुमला पूरा नहीं किया था कि रोशनदान से एक चिड़िया उड़ती हुई आई और पीतल के उस गुलदान पर बैठ गई जो खाला शाजी के सर के ऐन ऊपर था। चिड़िया बैठते ही उड़ी और गुलदान खाला के सर पर आ पड़ा। अरे मर गई, मर गई। खाला शाजी दाड़े मारने लगी। एक बार फिर ले दे मच गई। निकल जा मरदूद यहाँ से, क्या मेरी बहन की जान लेकर दम लेगी? खाला गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी। वो शायद उसे धक्का देकर निकालने का इरादा रखती थी, लेकिन उनके औंधे मुंह गिरने का धमाका बहुत जोरदार था। न जाने उनके पांव कहाँ फंस गए थे। चाची जान की लाई हुई तमाम चूड़ियां टूट गई थीं और टुकड़े उनकी कलाइयों में चुभ गए थे। हाय अम्मी, अब भी इबरत हासिल कर लो तो अच्छी बात है बेगम। बेजुबान का निगहबान खुदा होता है। अब भी अगर आप ना संभली तो अंजाम जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, सख्त लहजे में बोले। उस वक्त एक मुलाजिम अंदर आ गया। साहब, एक शख्स आया है, कह रहा है ड्राइवर के बारे में इश्तिहार पढ़कर आया है, मुलाजमत का ख्वाहिशमंद है, आओ मुकद्दस, चाचा जान ने कहा और उसका हाथ पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अरे मेरी बहन बेहोश हो गई है, डॉक्टर को तो बुलाओ। चची जान अपनी तकलीफ भूलकर खाला के चेहरे की तरफ देखकर बोली, जिनके सर से खून बह रहा था और पेशानी और गालों तक लड़क आया था। डॉक्टर हमारे बाप का मुलाजिम नहीं है जो बार बार दौड़ा आए। किसी मुलाजिम को भेजकर दूसरे डॉक्टर को बुलवा लें। चाचा जान की जुर्रत पर सख्त हैरत हुई। इससे कबल तो वो भीगी बिल्ली बने रहते थे, इस वक्त वो शेर कैसे बन गए? मुकद्दस बेटे, मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ इन लोगों का रवैया देख रहा हूँ। बाज़ हालात में मैं भी मजबूर हूँ। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, ये सब मैं ठीक कर लूँगा। अभी ज़रा तुमसे मुझे कुछ गुफ्तगू करनी है। बस इस शख्स को निपटा लूँ जो ड्राइवरी के लिए आया है। उन्होंने मुलाजिम को आवाज़ देकर उस शख्स को बुलाने के लिए कहा। दूध जैसा रंग, सुनहरे बाल, नीली आंखों वाला दुबला पतला नौजवान, उसके चेहरे से शराफत टपकती थी। अंदर आ गया, अदब से सलाम किया और एक तरफ खड़ा हो गया। चाचा जान ने उसे सर से पांव तक देखा और गर्दन हिलाकर बोले, बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठ गया। हाँ बेटा बताओ, तुम कुछ तालीम याफ्ता हो? जी हाँ, वाजिबी सी तालीम है, पढ़ लिख लेता हूँ, वो आराम से बोला। ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? जी हाँ। उसने जेब से एक कागज निकालकर सामने रख दिया। चाचा जान कागज को देखने लगे। हाँ तो कितनी तनख्वाह लोगे मियाँ? इसके अलावा 2-3 बातें वाजे कर दूं। तुम्हें यहाँ रहना होगा, ईमानदारी शर्त है, अपने काम से काम रखोगे। मुझे मंजूर है जनाब, मैं सर छुपाने की जगह चाहता हूँ। तनख्वाह जो भी मिल जाए, मेरे अखराजात ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2000 रुपए देंगे खाने और कपड़े वगैरह के। इसके अलावा कुछ तनख्वाह भी दे दिया करूँगा। बाकी तुम्हारी खाना पीना हमारी तरफ से होगा। अगर अपने शौक से कुछ लेना चाहो तो उसके लिए भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ दे दूँगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बाखुशी जनाब, जब कपड़े और खाना आप देंगे तो मुझे 2000 की क्या ज़रूरत है, 1000 भी काफ़ी है, उसने कहा और चाचा जान गर्दन हिलाने लगे। ठीक, तुम चाहो तो आज से ही काम शुरू कर दो, चाचा जान ने कहा और उसने गर्दन हिला दी। उसने एक तरफ भी मुकद्दस की तरफ सर उठाकर नहीं देखा था, मगर मुकद्दस की तो दिल की दुनिया ही लुट चुकी थी। ऐसा इंसान उसने दुनिया में पहली बार देखा था। वो शायद कोई फरिश्ता था। उसके चेहरे में न जाने क्या बात थी कि उसके दिल में एक कसक पैदा हो गई। चाचा जान ने मुलाजिम को बुलाकर कहा, आज से ड्राइवर वाला क्वार्टर बिलाल को दे दो। उस गोरे चिट्टे नौजवान ने अपना नाम बिलाल बताया था। भी उन्होंने बात मुकम्मल ही की थी कि चची जान तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। बोली, तुम जाओ, मुझे बात करनी है। उसने चचा की तरफ देखा और उनके चेहरे पर कश्मकश पाकर वहाँ से उठ
गई। यूं भी इस वक्त उठ जाना चाहती थी। न जाने क्या हो रहा था, न जाने ये कैसे दिन गुजर रहे थे। बिलाल एक ड्राइवर की हैसियत से इस घर में आया था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल उसे ड्राइवर तस्लीम नहीं कर रहा था। ऐसी हसीन सूरत वाला ड्राइवर तो नहीं हो सकता। अभी वो किचन में पहुंची तो उसे मजीद हैरत होने लगी। वो तकरीबन उछल पड़ी। चूल्हों पर देचकी चढ़ी हुई थी। खाना तकरीबन तैयार था, हालांकि अभी सिर्फ 11:15 बजे थे। उसने तमाम हांडियां खोलकर देखी। बड़ी उम्दा खुशबू उठ रही थी। अभी तक जिन हालात की वजह से गुजर रही थी, उसने नाश्ता भी नहीं किया था। रोज का तो यही मामूल था, कोई न कोई बात हो जाती थी और उसका नाश्ता रह जाता था। आज भी वो नाश्ता करना भूल गई थी। उसने ढकी हुई प्लेटें खोली और फिर ठटक कर रह गई। नाश्ता बिल्कुल ताज़ा था और गर्म था। असूलन तो अभी तक नाश्ता ठंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पुरस्कार गुलाम उसने नाश्ता शुरू कर दिया और हैरान रह गई। इतना मज़ेदार नाश्ता उसने पहले कभी नहीं किया था। या अल्लाह, इस कदर अनायतें कैसे बर्दाश्त कर सकूंगी, वो सोचने लगी। फिर अचानक उसे बिलाल का ख्याल आया। वो खुद को मलामत करने लगी। बड़े बड़े हसीन नौजवान उसने देखे थे, जिससे उसकी छोटी कजिन की बात चल रही थी। वो भी खासा वजी था। आलिया खुद भी किसी से कम नहीं थी, मगर आज तक वो किसी और से मुतासिर नहीं हुई थी। कभी किसी के लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत या चाहत पैदा नहीं हुई थी। बिलाल की नीली आंखें बहुत पुरकशिश लगी थी। न जाने बेचारा किन हालात का शिकार था। पता नहीं बेचारे ने नाश्ता किया भी है या नहीं। फिर उस अहमकाना सोच पर वो खुद ही शर्मा गई। उसने जहन दूसरी तरफ निकालने की कोशिश की। दोपहर का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में जा घुसे, लेकिन घर की फिजा बहुत खराब थी। चाचा जान भी ऑफिस नहीं गए थे। चाची से उनकी खासी खटपट हो गई थी। हस्बे मामूल उसने नाश्ता देर से किया था, इसलिए खाना भी नहीं खाया। वही गर्म दोपहर, और दोपहर के ख्याल से उसे फिर पत्थर याद आ गया। पत्थर अपनी जगह रखा हुआ था। उसने बड़ी चाहत से उसे उठाया और पकौड़ देखने लगी। कैसा प्यारा पत्थर है, वो इसका क्या करे? क्यों न इसे लॉकेट में जुड़वा ले और हर वक्त पहने रहे। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगर वो इसे पहनती तो घर वाले इसकी बोटियां नोच डालते। फिर अपने कमरे में सही, मगर लॉकेट किससे बनवाएगी और कहाँ से बनवाएगी? अपनी अहमकाना सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दी। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि वो फिर बरगद के दरख्त के नीचे जाए और उसी ठंडी हवा का मजा ले, लेकिन फिर उसके दिल में हल्का सा खौफ उभरा। उसे उन खौफनाक मुलाजमों से खौफ आने लगा था, मगर फिर सोचने लगी उन्होंने अभी तक उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। फिर भला उनसे डरने की क्या जरूरत थी? वो तो इसके हमदर्द थे, इसका ख्याल रखते थे और हर वक्त इसकी मदद करते थे। हस्बे मामूल बाहर चिलचिलाती हुई धूप थी। चेहरा झुलसा जा रहा था, लेकिन अचानक इसने अपने ऊपर एक साया देखा। उसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं, लेकिन ऊपर ऐसी कोई चीज नहीं थी। जिसका वो साया होता वही अनोखे गुलाम होंगे। उसने सोचा, वो इसका किस कदर ख्याल रखते हैं। वो दिल ही दिल में उनकी ममनून थी। अब वो इस साये से खौफजदा नहीं थी। वो दरख्त के नीचे पहुंच गई थी। माली की चारपाई इसी तरह बिछी हुई थी। इसने एक गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गई। उस वक्त उसकी निगाह दरख्त की दूसरी तरफ पड़ी। किसी के बाजू नजर आ रहे थे। कोई दरख्त से पुश लगाए मुंह दूसरी तरफ किए बैठा हुआ था। माली, उसने आवाज दी और बैठा हुआ आदमी जल्दी से उठकर उसके सामने आ गया। मुकद्दस का दिल धड़कने लगा। ये तो बिलाल था, वही हसीन नौजवान जो आज दोपहर को चाचा जान के पास ड्राइवरी की नौकरी के लिए आया था। घबरा कर बोली, आप? मेरा नाम बिलाल है मालकिन, उसने अदब से कहा। उसकी नीली आंखों में मोहब्बत के लड्डू फूट रहे थे। अजनबी मर्दों से हमकलाम होने का उसे शाज़ नाज़र ही एतफाक हुआ था, इसलिए वो काफ़ी घबरा गई थी। हालांकि वो उसका ड्राइवर था। आपको तकलीफ हो रही है, मैं चला जाऊं? उसने पूछा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ न निकल सकी। क्वार्टर की छत तप रही थी, इसलिए दरख्त के नीचे आ गया। मैं जा रहा हूँ, आप इत्मीनान से बैठिए। उसने कदम बढ़ाए। नहीं नहीं, रुक जाओ, बैठ जाओ, क्या हर्ज है? न जाने ये अल्फाज उसने किस तरह अदा किए थे। शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए उसी जगह बैठ गया और वो इधर उधर देखने लगी। ये शुक्रिया उस शुक्रिया से मुख्तलिफ नहीं था जो वो पहले दिन सुन चुकी थी, लेकिन उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। न जाने वो इतनी बेवकूफ़ क्यों होती जा रही है। मेरा नाम मुकद्दस है, वो बोली। तुमने खाना खा लिया? उसने घबराहट में दूसरा सवाल दाग लिया। मुझे नहीं मालूम मेहमान को खाना कौन देता है। इसका मतलब है कि तुम अभी तक भूखे होगे। उसने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। काफ़ी अरसे से बेरोजगार हूँ। अक्सर दोपहर का खाना कम ही मिलता है।
उसकी बात सुनते ही मुकद्दस का दिल हमदर्दी से भर गया। आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आइए प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मालकिन, आप क्यों मेरे लिए तकलीफ करेंगी। फिर मालकिन, मैं मुकद्दस हूँ, बस तुम आओ मेरे साथ, उसने कहा और वो उठ गया। किचन में दाखिल होते ही बोली, किचन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मेहमान को बिठाया जाए। फिर वो उसे अपने कमरे में ले गई। उसने मेज पर खाना रख दिया और उसको गहरी नजरों से देखने लगी। आपने भी नहीं खाया होगा मिस मुकद्दस, तुम्हें कैसे मालूम, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, बातें समझ जाता हूँ, आपकी हालत भी मेरे जैसी ही लगती है। हाँ, मैंने नाश्ता देर से किया था, छोटा मुंह बड़ी बात, जानता हूँ आप मालकिन हैं और मैं नौकर, लेकिन फिर भी अगर आप खफा न हो तो आप मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। अरे बस तुम खाना खाओ और जाओ, किसी ने देख लिया तो मौत ही आ जाएगी। वो शुक्रिया अदा करके चला गया। मुकद्दस बेसुध होकर मसेरी पर गिर पड़ी। ये क्या हो गया था उसे। इस ख्याल पर दिल ने पुकारा कि वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है। फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो 5 बज रहे थे। उसका दिल एकदम जोर से धड़का। आज तो मेरी शामत आ जाएगी। हाँफती कांपती बावर्ची खाने में पहुंची। वो देखकर हैरान रह गई कि ट्रॉली चाय और दीगर लवाजमात से सजी हुई थी। आंखें बंद करके दीवार से टिक गई। मेरे अल्लाह, ये क्या है। मेरे अनोखे हमदर्द, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। वो ट्रॉली धकेलती हुई बावर्ची खाने में से निकल आई। कमरे में सभी मौजूद थे। किसी ने उसे कुछ खास नहीं कहा था। अब सबने ये बात महसूस कर ली थी कि अगर मुकद्दस को कुछ कहा जाए तो कभी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। इसलिए अब लोग एहतियात से काम लेने लगे थे। कोई उसको लान तान तो नहीं करता था कम अज कम। दूसरी तरफ बिलाल उससे बेहद मोहब्बत करने लगा था। उसने कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया भी था। वो उसे अपनाना चाहता था। मुकद्दस तो दिल से भी यही चाहती थी कि वो उसका हो जाए, क्योंकि उसे पहले दिन से ही वो पसंद आ गया था। लेकिन फिर ये सोचकर खामोश रहती कि चाचा जान इसके लिए मानेंगे कैसे। भला वो अपने भाई की बेटी के लिए एक ड्राइवर को कैसे पसंद कर सकते थे। बस यही सोचकर वो चुप हो जाती। एक दिन बरगद के दरख्त के नीचे दोनों बैठे थे तो बिलाल ने आखिर सवाल कर ही दिया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अगर ऐसा है तो खुदा के लिए बता दो मुझे। मैं समझ लूंगा कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा। नहीं बिलाल, ऐसा मत समझना। बस मैं इस बात की वजह से चुप हूँ कि ये माहौल, ये घराना तुम्हें कबूल नहीं करेगा। भले ये लोग मेरी इज्जत नहीं करते मगर इन्हें अपनी इज्जत का ख्याल जरूर है। ये किसी तौर पर मुझे तुमसे ब्याहेंगे नहीं। तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम बता दो मुझे तुम्हारी मर्जी है या नहीं। बाकी मामला तुम किस्मत पर छोड़ दो, वो सब मैं ठीक कर लूँगा। अगर मैं तुम्हें अपनी कोशिश के बावजूद हासिल न कर सका तो फिर मैं शिकवा नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, दीवाना वार मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मेरी दुनिया में तुम्हारे सिवा रखा ही क्या है। मैं एक बदनसीब लड़की हूँ। मेरी खुदा न करे नहुसत का साया तुम पर भी पड़ जाए। तुम यहाँ से मुलाजिमत छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। जालिम तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर देंगे। वो दीवानावार बोलती चली जा रही थी। उसके जज्बात फट पड़े। बिलाल के होंठों पर उसका इकरार मोहब्बत सुनकर मुस्कुराहट फैल गई। खुदा करे तुम्हारी जिंदगी मुझे मिल जाए। तुम खुद को क्यों मनहूस कहती हो आलिया? वो मुस्कुराते हुए बोला, बिलाल तुम इन लोगों को नहीं जानते, ये सब लोग मुझे नहीं जानते। बिलाल ने जवाबन कहा, तुम मामलात मुझ पर छोड़ दो, बस तुम खौफज़दा न होना, मुझसे मिलती रहना। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ किया तो मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा। क्या किया है तुमने? मुकद्दस ने खौफज़दा होकर पूछा। वो देखो, बिलाल ने इशारे से कहा तो उसका दिल उछल पड़ा। खाला शाजी इस तरफ आ रही थी। खाला के देखते ही देखते उसने उसे बाहों में ले लिया। खाला दूर से ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगाने लगी और फिर वापस चली गई। बिलाल ही जानता था कि उसने ये सब क्यों किया था। घबराहट और गुस्से के मिले जुले जज्बात में मुकद्दस चीख कर बोली, तुम क्यों मेरी मौत का सामान कर रहे हो? जब तुम्हें पता था कि खाला देख रही है तो तुमने ये हरकत क्यों की? मैं तुम्हारी मौत नहीं, जिंदगी का सामान कर रहा हूँ मुकद्दस। तुम घबराओ मत, बस रात को मुझसे मिलने आ जाना। बाकी मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। वो खौफज़दा होकर अपने कमरे की तरफ भागी। आज तो उसे डर से बुखार आ रहा था। उसे नहीं पता था कि चाची जान और खाला उसके साथ क्या करने वाली है। वो जानती थी कि जरूर खाला ने चाची जान को सब कुछ बता दिया होगा। बिलाल ने जानबूझकर खाला के दिल में ये चिंगारी लगाई थी, मगर मुकद्दस का खौफ और बुखार से बुरा हाल था। नाश्ता तो उसके गुलामों ने तैयार कर दिया था और वो अब इसकी आदी भी हो गई थी। नाश्ता लेकर कमरे में गई तो उसकी दोनों छोटी कजन्स मुस्कुरा रही थी।
उसने फिर सोचा और अपने कमरे में आ गई। उस रोज वो बरगद के दरख्त के नीचे भी ना जा सकी। उसकी खामोशी से उसका दिल दहल रहा था। दोपहर के 2 बजे बिलाल उसके कमरे में घुस आया। वो उछल पड़ी। खुदा के लिए बिलाल, पास आ जाओ, मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? ओ, तुम्हें तो बुखार है, शायद खौफ की वजह से है। आओ मैं तुम्हें तमाशा दिखाऊं। लाख मना करने के बावजूद बिलाल उसे उस कमरे में ले गया जहां चची और खाला ऊंची ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर रही थी। बात सुनो मेरी ज़किया, परेशान होने की बजाय ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हरामजादी को अपनी सूरत पर बड़ा नाज है। ड्राइवर के बाले बांध देते हैं तो मजा ही आ जाएगा। इससे इंतकाम लेने का तो ये अच्छा तरीका है। अपने मियाँ को इसके करतूत दिखाओ और फिर कह दो अगर इज्जत प्यारी है तो ड्राइवर सही इसकी शादी कर दें, वरना न जाने रातों रात कैसे गुल खिलाएगी। हाँ ठीक है, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात की। आज रात को ही मैं अपने मियाँ से बात करती हूँ। ये सुनकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली भी हुई, मगर वो घबरा भी गई। चले जाओ बिलाल, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। मेरे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को तो पूरा करने दो। आज रात जरूर आना। अगर तुम नहीं आई तो मेरी सारी मेहनत अकारत जाएगी। तुम खाला की साजिश को तफसील से सुनने के बाद भी ये कह रहे हो? हाँ, ये हमारे पास आखिरी मौका है। इसके बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा और ना ही कोई तुम्हारे लिए बात करेगा। फिर यूं हुआ कि रात की तारीकी में उसके पाँव उसे फिर बरगद के दरख्त के नीचे ले गए। फिर उसने अपनी आंखों से खाला और चची और चचा चांद को देखा, जो इन दोनों को देखकर खामोशी से वापस चले गए। दूसरे दिन वो नाश्ता भी ना ले जा सकी। वो कमरा बंद करके अपने बिस्तर पर पड़ी थी। किसी ने दरवाज़ा बजाया तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। अबू बुला रहे हैं, नायमा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसे गुदगुदाते हुए बोली, दौलत तो आनी जानी चीज़ है यार, मगर तुम्हारा इंतखाब बड़ा ही हसीन है। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। सचमुच बिलाल लाखों में एक है। वो अगर तुम्हें मिल जाए तो रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लेना। चचा जान ने उसके बुखार की परवाह न करते हुए उसे कहने लगे, देखो मुकद्दस बेटा, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई सुकून नहीं मिल सका और मैं इन लोगों से आजिज़ हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं उन्हें बदलने से मजबूर हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी तमाम महरूमियाँ ससुराल जाकर पूरी हो जाएं। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर इंसान नहीं ढूंढ सका। अच्छा शरीफ लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, अगर शौहर अच्छा हो तो मामूली सी जिंदगी भी बेहद हसीन लगती है। चाचा जान अपनी बीवी की जुबान ही बोल रहे थे। मुकद्दस हैरान थी कि ये सब कुछ कैसे होता जा रहा है। दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम अगर इसके साथ खुश रहो तो सिर्फ गर्दन हिला दो, ये काफ़ी है। न जाने किस वक्त उसने गर्दन हिला दी। ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। चाचा जान की भराई हुई आवाज़ निकली और एक शाम सादा से माहौल में आलिया और बिलाल का निकाह पढ़ा दिया गया। उसकी दोनों कजिन्स काफ़ी देर तक उससे मजाक करती रहीं। वो चली गई तो बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। मुकद्दस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज उनकी शादी का दिन था, वो दिन जिसके लिए उन दोनों ने कई ख्वाब देखे थे। शादी की रात तैमूर ने उसको एक इंतहाई हसीन लॉकेट गिफ्ट किया था। मुकद्दस ने लॉकेट देखा और हैरानगी से उसे देखा तो उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर उमड़ आया। ये पत्थर ही तो हमारी मोहब्बत की निशानी है। फिर उसने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या तुम अपने ससुर को सलाम करने नहीं चलोगी? कहाँ है ससुर? इस घर में तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अच्छा चलो तुम आंखें बंद करो। मुकद्दस ने अपनी दोनों आंखें जोर से बंद कर ली और फिर जब उसके कहने पर आंखें खोली तो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसके वहमो गुमान में भी ना था। वो संगमरमर का आलीशान महल था। चारों तरफ कीमती पत्थर जड़े हुए थे। दो तरफा हसीनो जमील औरतें खून लिए खड़ी थीं और सामने एक मोहम्मद बुजुर्ग और खातून बैठी थी, मेरी अम्मी और अब्बा जान। और मुकद्दस का सर खुद ब खुद सलाम के लिए झुक गया। खुश आमदीद दुल्हन, हमेशा खुश रहो। दोनों बुजुर्गों ने नो ब्याता जोड़े को दुआएं दी। उस शाम उसे हसीन जेवरात से लाद दिया गया और फिर राग रंग की महफिल जम गई। मुकद्दस ख्वाब के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। रात 3 बजे उस महल के एक कमरे में उसे पहुंचा दिया गया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कमरे की दीवारों में हीरे चढ़े हुए थे जिनसे कोसों कज़ा मुंतशिर हो रही थी। एक सोने का छपर कट मौजूद था। ये मेरा घर है मुकद्दस। उस दिन बरगद के दरख्त के नीचे तुम बैठी थी, तुम मुझे पसंद आ गई और मैं तुम्हें बेपनाह चाहने लगा। मैंने तुम्हें वो पत्थर दिया जिसे तुमने कबूल कर लिया।
یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مقدس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں آتشی ہوں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کریں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے، اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اسے اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی؟ نہیں بلال، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم انسان ہو یا جن، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے تمہیں دل دیا ہے، اب تم جو کوئی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ مقدس نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ ویسے بھی وہ ان نوکروں کی وجہ سے اور عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے جنوں کی دنیا سے کافی حد تک آشنا ہو چکی تھی۔ دوسرا دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سبھی ایک عالی شان کوٹھی میں ولیمہ کی دعوت پر موجود تھے۔ بلال اور مقدس ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے پہلے دیکھا ہو۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کی دونوں کزنز تو اپنے نصیب پر پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے اسے معمولی ڈرائیور سمجھ کر کوئی توجہ کیوں نہیں دی۔ وہ تو ایک امیر زادہ نکلا تھا، اسے تو بس مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری محبت میں اس قدر ڈوب گیا تھا کہ ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ مقدس کی زبانی یہ کہانی سن کر اس کی کزن ششدر رہ گئی۔ کہانی سن کر سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مقدس ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے۔ وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ اس کی زندگی کی ساری تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ بلال کی محبت پا کر وہ جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ اسے محبت، دولت، صورت سب کچھ ایک ساتھ مل گیا تھا۔ بلال کو پا کر اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ساری زندگی کی مشکلات کا ازالہ ہو گیا ہے۔ وہ پل بھر میں اپنی ساری مصیبتیں بھول گئی تھی۔ ادھر اس کی چچا زاد بہنوں کا برا حال تھا۔ ایک تو اس امیر زادے کے ہاتھوں سے نکل جانے کا دکھ، اور پھر دوسرا دکھ یہ کہ مقدس کے گھر سے جاتے ہی گھر کے سارے کام کا بوجھ ان دونوں پر آ گیا تھا۔ وہ دونوں تو خیر تھی ہی کاہل، مگر گھر کے باقی لوگ بھی اپنے سارے کام اسی سے کرواتے تھے۔ ان کی سزا کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کو وہ سارے کام اب خود کرنا پڑتے تھے جو وہ مقدس سے ڈانٹ ٹپٹ کر کروا لیا کرتے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔